Sure. वार्म वेलकम टू यू Thank you. एंड बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं AGBLF बुक प्राइज के लिए। हम उम्मीद Thank करते you. हैं कि आप ही की किताब को हाँ, पुरस्कार मिलेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो जी जी। अच्छा है। हम्म। हाँ, तो ज्ञान जी, मैंने आपकी किताब पढ़ी, अनुवाद और भी पढ़ा और हिंदी में उम्मीद है कि आपको किताब पसंद आई होगी। बहुत पसंद आई, बहुत ज्यादा पसंद आई। जी और जी। इसीलिए मुझे लगा कि आपसे कुछ जो बातें हैं, जो मुझे भी लगी कि मेरे मन में ही उठ रहे थे, इसलिए मैं ये सवाल आपके पास लेकर आया हूँ। या तो मेरा पहला जो सवाल है आपसे, इट इज रिलेटेड टू द टाइमिंग ऑफ द बुक, है ना। ये जो किताब है बारामासी, जिसका अनुवाद अलीपुरा नाम से छपा है जगरनॉट से, है ना। बारामासी किताब 1999 में आई थी, 1999 की किताब है ना। और ये ट्रांसलेशन अब जाकर छप कर आया है। तो क्यों इतना लंबा वक्त क्यों लगा, 22 साल का डिले? और इसके अलावा ये किताब कैसे छप कर आई? मतलब क्या सलीम साहब ने आपको अप्रोच किया या जगरनॉट ने आपको अप्रोच किया? किस तरह से अनुवाद आया? इस प्रक्रिया नहीं, पर आप थोड़ी मैं रोशनी डालें। पहली बात तो ये शिकायत न करके मैं इसको बड़ी बात मानूंगा कि 22 साल बाद भी कोई किताब इतनी रेलेवेंट है, that somebody wants to translate and somebody wants to publish and somebody like you wants to read it also. तो ये उस किताब का जो सब्जेक्ट है वो जब तक अपने टाइम से आगे का नहीं हो और अपने टाइम से पीछे का ना हो, so it should be relevant in all the times. उस तरह का सब्जेक्ट है ये, बिकॉज when you talk of emotions, when you talk of relations, human relations, they are almost timeless. आप जब बातें करते हैं प्रेम की, जब बातें करते हैं नफरत की, जब बातें करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो वो रामायण काल में भी थे। वो पीछे कहे तो प्रेमचंद के जमाने में भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमेशा ताजा रहते हैं। और इसीलिए मैं भी इस उपन्यास को लिख के भूला इसलिए नहीं हूँ कि लगातार इसके संस्करण आते रहते हैं, लगातार लोग इस पर फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। एक कोई डेली सोप ओपेरा जैसे बनाने वालों ने अप्रोच किया है, तो हर एक ने अप्रोच किया इस वाले उपन्यास पर। पृथ्वी थिएटर में लगातार शोज हुए हैं बहुत सारे, इसको ड्रामेटिक अडेप्टेशन करके, तो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। और हर शो में एक स्टैंडिंग ओवेशन मिलता था, उस तरह के शो हुए हैं पृथ्वी थिएटर में और भी जगह बॉम्बे के अलावा। तो ये उसके बहुत सारा, ये बहुत पॉपुलर नॉवल अपने तरह से था। पर हाँ, वो अनुवाद होगा, अंग्रेजी में आएगा, तो एक तो ये था कि मेरा सोच था कि ये दिस लैंग्वेज कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड एग्जैक्टली इन इंग्लिश, क्योंकि इसमें बहुत सारा लोक भाषा है, लोकल डायलेक्ट्स हैं, इडियम्स हैं, उनको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और मैंने जब सलीम यूसुफी जी ने, उन्होंने मुझको अप्रोच किया था एक्चुअली, और फोन करके मिले तो हम अभी तक नहीं है, आज तक हम फोटो भी उनकी, अभी जब आप लोगों ने चालू किया सब इस उस पर डिस्कशन यहाँ वहाँ और हुआ है, तब उनको फोटो अपनी जानबूझ जबरदस्ती भेजनी पड़ी। वो बड़े शाही लोग आदमी हैं, वो उनकी फोटो की वो अवेलेबल ही नहीं है। उनसे मैंने मांगी थी, यार मैं शक्ल तो देख लूं, तुम हो कौन, तुमने जो ये छप भी गया और सब छपने के बाद उनने कभी मुझे एक फोटो भेजी है, इस तरह के आदमी हैं। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैं इस किताब को, तो मैंने उनको डिस्करेज किया नो, दिस कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, बिकॉज द वर्क ऑफ शरद जोशी, एक फेमस हिंदी सटायरिस्ट हैं, उसका लोगों ने, उनकी एक डेली कॉलम होता था नवभारत टाइम्स में प्रतिदिन करके, उसको कोशिश की थी टाइम्स ऑफ इंडिया में क्यों बहुत पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर कॉलम था वो व्यंग का। लोग नवभारत टाइम्स को पीछे से पढ़ते थे, क्यों पीछे आता था वो, तब आगे पढ़ते थे, हेडलाइन नहीं पढ़ के पहले देखते थे शरद जोशी ने क्या किया, तो लास्ट पेज था वो, उसमें करते थे वो। तो मैंने कहा जब वो ट्रांसलेट होके और फेल हो गया था, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं चला, कुछ दिनों बाद वो बंद करना पड़ा। तो मैंने कहा उस तरह की चीज है ये, शायद वो तेवर जो हिंदी भाषा में इसमें व्यंग के कहे गए हैं, बुंदेलखंडी ह्यूमर है, और वो एक पर्टिकुलर, तो आपको शायद कठिन होगा। तो उसने कहा मैं आपको पहला चैप्टर मैं कर चुका हूँ, आपको भेजता हूँ। वो कर चुके थे, मैंने कहा पहले चैप्टर कुछ करिए, 4-5 पेज करिए, मेरे पास भेजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो उन्होंने पूरा एक चैप्टर भेज दिया, जो कि मैं, चूंकि इंग्लिश के मैंने बहुत सारा पढ़ा है, पर मैं एकदम अपने आप को ये नहीं कहता हूँ कि मैं हिंदी इंग्लिश
लिटरेचर में क्या चल रहा है इन दोनों और क्या होना चाहिए। तो मैंने अपनी बेटी और बेटे को, बेटा मेरे डॉक्टर है, बेटी मेरी 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 बेटी डॉक्टर है, बेटा एडमिनिस्ट्रेशन में है, मैंने उसको दिया कि तुम देखो और बताओ कि, तो बोथ वर एक्चुअली अमेज्ड कि ऐसे कैसे कोई ट्रांसलेट कर सकता है आपकी बुक को इस तरह से। एंड दे से दैट गो अहेड, तो मैंने कहा ठीक है करिए, और उसने बहुत अच्छा काम किया है वास्तव में। काफी बहुत ज्यादा उसकी आत्मा तक पहुंच सके वो, क्योंकि वो उस किताब को वो पिछले 5 साल से प्लान कर रहे थे। उनको कहीं किताब ने पकड़ लिया था, ये शुड बी ट्रांसलेटेड, और उससे यूं फिर जगरनॉट को ये पब्लिशर्स को सारा उन्होंने कांटेक्ट किया था, उन्होंने भेजा था, और जगरनॉट ने औरों को भेजा, हमने औरों से जवाब जब तक आया, जगरनॉट ने 7 दिन में उसका एक्सेप्ट कर लिया, इमीडिएटली भेजते से ही। और उन्होंने ये तक कहा कि आपको कोई दूसरे शायद ज्यादा भी पैसे दें, पर हम इसको बहुत मोहब्बत से छापेंगे, और जितने मोहब्बत से हम छापेंगे उतना कोई नहीं छापेगा, एंड दिस विल बी क्राउन इन अवर पब्लिशिंग हिस्ट्री। सो वी लाइक कि अगर आप करते हैं तो हमें दीजिए। तो कोई प्यार में मोल नहीं लगाया जाता फिर पैसे का। हमें कहा ठीक है आप ही करिए, और मैं सोचता हूँ रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे छापा है उन्होंने एटलीस्ट। बाकी तो आपके किताब का कंटेंट होता है, आपकी किताब होती है, आपकी भाषा और सब होता है, पर किताब का प्रोडक्शन वैल्यू समझ में आता है कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने छापी है, बहुत मोहब्बत से छापी है, और उसी मोहब्बत का नतीजा है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं। जी, एक पाठक के तौर पे, बतौर एक विशुद्ध पाठक मुझे ऐसा लगता है कि 22 साल का विलंब, वो भी एक पद्मश्री लेखक के लिए, है ना, थोड़ा ज्यादा है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये किताब और पहले आ जानी चाहिए थी। आपने इतने सारे उपन्यास लिखे, इस उपन्यास के शायद 13 संस्करण आ चुके हैं, 13 एडिशन आ हाँ, चुके हैं। अब तो अभी 14 आ गया, मतलब अभी अभी हाँ, इसी का 12 मासी का अभी तो मेरे पास भेजा उन्होंने। जी मुझे लगता है हिंदी का ट्रांसलेशन और गति पकड़नी चाहिए हाँ, अंग्रेजी। पकड़ना चाहिए। मेरे एक मेरा पागल खाना करके उपन्यास है, बहुत चर्चित हुआ। इट्स ए फैंटेसी ऑन बाजारवाद, जो आपका मार्केट और कंज्यूमरिज्म, और ये जो आपको भ्रम है कि आप सरकारें चुनते हैं, आपको भ्रम है कि सरकारें आपके प्रतिनिधि चला रहे हैं, इसको आप भूल जाइए। आपकी पूरी जिंदगी बाजार चला, ये एक बहुत हार्ड फैक्ट है कि आप हर चीज आपको पता भी नहीं चलता, आप कौन से कपड़े पहनेंगे, कैसे अपनी प्रेमिका से हाय बोलेंगे, और आपकी प्रेम आज आपने अगर वैलेंटाइन डे पे भूल गए कुछ भेजना, तो आपका प्यार गया भाड़ में। आप प्यार करते ही नहीं, क्योंकि आप एक एक मानसिकता बना दी गई कि भाई अगर है प्यार तो जाहिर करिए इस तरह से। तो मार्केट ने आपका थिंकिंग प्रोसेस बदल दिया पूरा, पिता से पत्नी से, घर में, बाहर, कैसे आपको। तो उस पर पागल खाना लिखा था मैंने, और उसको काफी अवार्ड मिले हैं हिंदी में। और अब वो नियोगी बुक्स वाले छाप रहे हैं, उन्होंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, और एक पुनर्वसु जोशी करके हैं, बहुत अमेरिका से उन्होंने माइक्रो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी में पीएचडी किया है, और सब छोड़ के अब अनुवाद करते हैं, एमएस पीएचडी और करने के बाद वो अनुवाद करते हैं, इंदौर के हैं, उन्होंने उसका अनुवाद किया। तो ऐसे लोग हैं। और तो अब गति पकड़ेगा, क्योंकि अब अगला उपन्यास मेरा हमना मरब भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो बुंदेलखंड को लेकर है, यही यूसुफ जी। और ये तो तैयार ही है ट्रायोलॉजी पूरी छापने के लिए हमारे जगन्नाथ वाले। तो अब गति पकड़ेगा, मेरे उपन्यासों का तो पड़ेगा, ऐसा बहुत लगता है। अच्छी बहुत जी जी अच्छी बात है। मेरा दूसरा सवाल भी आपको ज्ञान जी थोड़ा सा समय को लेकर ही है, लिटिल बिट मोर अबाउट द टाइमिंग। या ये जो उपन्यास है, इसका जो कथानक प्लॉट, ये शुरू होता है जब दिलीप कुमार का पोस्टर निकाला जा रहा है और धर्मेंद्र क्या धर्मेंद्र लगाया का जाए। पोस्टर लगाया जा रहा है ना, और फिर खत्म होता है जब धर्मेंद्र का पोस्टर उतारा जा रहा है और अमिताभ बच्चन का लगाया जा रहा है। तो हम सेट कर पा रहे हैं कि ये 60s और 70s की कथा है ना। जी तो ऐसा ऐसा क्यों, यानी मेरा ये सवाल ये मन में उठा कि ये बुंदेलखंड के बैडलैंड्स की कथा है, जहां हर कोई कट्टा लेके घूम रहा है ना, औरतों की दशा दिखाई गई है, एक परिवार की कहानी है। तो इसे पीछे सेट करने का कोई विशेष कारण, कोई अभी के अगर बिल्कुल 99 या 90s में अगर ये कथा सेट होती तो कैसे अलग होती है? क्या आपने इसके बारे में सोचा? मैंने नहीं नहीं मैं आपको बताऊं, ये एक परिवार, मैंने मैंने कुछ कैरेक्टर्स
मैंने हमेशा कहा है कि मैं कैरेक्टर्स, आप जो कहते हो नहीं, कैरिकेचर नहीं लिखते आप कुछ कैरेक्टर्स एसिमिलेट करते हैं और एक बिल्कुल नया कैरेक्टर पैदा करते हैं जो शायद नहीं था, आपने ही पैदा किया है। आप उसके भगवान हैं, आपने क्रिएट किए हैं सारे कैरेक्टर्स, पर आपने कहीं कहीं कई तरह के ऐसे लोग देखे हैं जो आप, और ये मैंने लिखना शुरू किया था 90 में छपा है ये 80s में, 85 में मैंने लिखना शुरू किया होगा, फिर छोड़ दिया, फिर आराम से करता रहा। उस समय थोड़ा मैं आलसी कह लूं, या मैं अपने जॉब में डॉक्टरी में भी जम रहा था धीरे धीरे। और ये मैंने कभी, शिलाल शुक्ल जी बहुत बड़े हिंदी के हमारे गुरुजी हैं, मानेंगे, राग दरबारी, उन्होंने लिखा है, उनको मैंने, उन्होंने पूछा तुमने नरक यात्रा के बाद क्या लिखा, तो मैंने कहा सर मैं लिख रहा हूँ एक बैठ के, अभी उपन्यास मैंने शुरू किया है और मैंने 60-70 पेज लिख दिए हैं सर, अभी बस मैं 4-5 महीने से लिख नहीं पाया। तो उन्होंने मुझे कहा देखो ज्ञान, तुम यहाँ जो बैठे हो जिस चेयर पर, इसके ठीक सामने जो सोफा है, यहाँ मैंने राग दरबारी को 10 साल तक सेलिब्रेट किया है। रोज लोग आते थे, रोज हम वहां ही करते थे, मैंने 10 साल प्रेसियस अपने खत्म किए उसके सेलिब्रेशन में। तो तुमको कोई पुरानी किताब को सेलिब्रेट नहीं करना है, तुम इस उपन्यास को जल्दी लिखो और जल्दी खत्म करो। और मुझे उस दिन से लगी बात कि हाँ यार, आपको एक किताब छप गई तो उसको क्या भूल जाइए, अगली लिखिए, फिर उसे भूल जाइए, अगली लिखिए, लेट एवरीबडी एल्स डिसाइड व्हाट विल हैपन टू दैट एग्जैक्टली। उसको आप मत चेज करिए, उसको आप फॉलो मत करिए उस तरह से जैसे लोग करते हैं और लिखना भूल के करते हैं। तो मैंने तब ये लिखी है, तो आज भी करते हैं तो देखिए, आज बर्बाद होने के दूसरे तरीके हैं। आज भी माए हैं, उनके बच्चे हैं, वो डिफरेंट किस्म से बर्बाद हो रहे हैं। जब हम अखबार देखा, वो शायद सोशल मीडिया आ जाता है इसमें, शायद नेट आ जाता, शायद फेसबुक आ जाती, शायद जो बिब्बो के साथ करते हैं वो फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू कुछ बनती है, तो एक अलग किस्म का, पर बेसिक कैरेक्टर विभिन्न चरित्रों का वही रहता, वो वैसा ही करते और ऐसा ही होता। बुंदेलखंड में सब कुछ अलग बदल गया आज की तारीख में। वो मेरे अब स्वांग उपन्यास में आया है जो नया मैंने बुंदेलखंड को लेके अभी भी लिखा है, 2021 में आया, बड़ा उसकी बहुत चर्चा है, अलग तरह का। सॉरी, मेरे गला खराब है 2-3 दिन से, तो थोड़ा सा बियर विद मी। तो उसमें जो बुंदेलखंड बदल गया है फिर भी बारामासी के सारे चरित्र आप उसमें देख सकते हैं, वही हैं, औरतों के वही हाल हैं, नए ढंग से हैं। अब आप एक दूसरे नकाब में इन चीजों को पेश कर रहे हैं, पर चीजें वही हैं। समाज में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए सरकार नहीं, कानून नहीं, कुछ सामाजिक कोई बड़ा लीडर ही कोई बदलाव लाता है। वैसा अनफॉर्चुनेटली अभी ओवर ए पीरियड कोई सामाजिक लीडर नहीं आया। बहुत बहुत सालों से हिंदुस्तान में ही नहीं आया, बाकी जगह छोड़िए, जो आए भी वो किसी किसी कारण से राजनीतिक होके और खत्म हो गए। तो एक समाज, गांधी जी एक ऐसे रेयर थे जो सामाजिक लीडर भी थे और राजनीतिक भी थे, आध्यात्मिक भी, सब था उनके अंदर। वो उन्होंने वो रेयर कॉम्बिनेशन, इसलिए वो युग पुरुष कहलाते हैं। पर ऐसा कोई आया नहीं जो सारी पॉलिटिक्स से बाहर आके समाज को कुछ बदल डाले। समाज वही है और चिंताएं भी इसीलिए वही हैं, और इसीलिए वो आज भी इतने साल बाद वो रेलेवेंट है। और ये केवल बुंदेलखंड के लिए रेलेवेंट नहीं है। मेरे को सुबोध ने कहा था कि सर ये तो तमिलनाडु की भी कहानी है, ये हमारे तमिलनाडु के सारे चरित्र इसमें मिलते हैं। मुझे पंजाब के एक आदमी ने कहा था, एक किसान जैसा होगा, उसने मुझे कहा कि सर आप कह रहे हैं बुंदेलखंड की है, तो बिल्कुल टिपिकल पंजाब के गाँव की तरह। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपका व्यक्तिगत सार्वजनिक हो जाए, सबका हो जाए, तो ये उस रचना की विशेषता होती है। जब आप केवल खुद का उस परिवार की कहानी ना रह के पूरे हिंदुस्तान की कहानी हो जाए, ज्ञान जी, हिंदुस्तान के गांव की कहानी। मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरे गांव की कहानी है, हाँ, झारखंड की तो कहानी है। ये मैं अपनी पीठ थपथपा सकता हूँ इस बात के लिए कि आपको ऐसा लगा, क्योंकि आप उसमें वही चीज है, जब आप जिसे वो कहते हैं ना कि आप कतरे में समंदर दिखा सकते हैं क्या, तो एक समंदर है और उसका एक बूंद है, उसमें सारे गुण समंदर के, अगर आपने सही ढंग से पकड़ा है। तो आप जब बूंद से परिचय कराएं तो समंदर से परिचय हो जाए, वो है खेल लेखन का। तो ये वाला है कि बूंद उठाई है एक समाज से, पर पूरे पूरे
मनुष्यता की चीजें हैं उसमें, मजा आएगा आपको हर तरह से। जी। आपने अभी अभी कैरेक्टर्स की बात की, इसके अलग अलग कैरेक्टर, आप कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं तो यू कंसीव देम लाइक अ गॉड, आप उनका उनका फेट तय करते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया है कि ऑल ग्रेट लिटरेचर इज कैरेक्टर ड्रिवन। शेक्सपियर से ये बात शुरू हो जाती है ना, वो उन्होंने कैरेक्टर्स क्रिएट किए, उन्होंने प्लॉट पर ध्यान ही नहीं दिया, यानी उनके हिस्टोरिक ड्रामाज हैं, लोक कथाएं हैं, रोमियो जूलियट की कथाएं जो पहले से लोगों के बीच में थी, उन्होंने बस कैरेक्टर्स को इतना ज्यादा गहराई से समझा और उसको क्रिएट किया कि आज हम हैमलेट से कोट करते हैं तो नीचे हैमलेट लिखते हैं, शेक्सपियर नहीं लिखते, यानी एक किरदार ही एक जीवन इंसान जैसा हमारे हमारे मन में बस गया है। आपके किरदारों में भी मैंने जो महसूस किया, खासकर जो बिन्नू का कैरेक्टर है और जो अम्मा का कैरेक्टर है, दोनों स्त्रियां हैं, दोनों महिलाएं हैं, और उनकी जो त्रासदी है ना, हालांकि ये कोई किसी एक सेंट्रल कैरेक्टर की कथा भी नहीं है, इसमें बहुत सारे सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनके बेटे हैं, पड़ोसी हैं, पूरा अलीपुरा जो कस्बा है उसके अलग अलग किरदार हैं। कुल मिलाकर एक त्रासद कथा है, एक ट्रेजेडी की कहानी है। लेकिन इसमें भी मुझे ऐसा लगता है ज्ञान जी की विद इन द स्कोप ऑफ ट्रेजेडी इटसेल्फ द मेन आर चूजिंग देयर ओन ट्रेजेडी। वो अपनी त्रासदी तय कर रहे हैं, उनके डिसीजन से उनकी ट्रेजेडी तय हो रही है। काफी शेक्सपियरियन है मेन की ट्रेजेडी, लेकिन जो वुमेन है उनकी ट्रेजेडी पहले से तय है ना। अम्मा बचपन में ही विधवा हो गई, 22 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में शादी हो गई, 5 बच्चे हैं जिनको पालना है, बिन्नू की इधर शादी ही नहीं हो रही है ना। तो ये जो पूरी एक कथा है स्त्रियों के साथ जिस तरह से त्रासदी काम कर रही है और पुरुषों के साथ, इसमें आपने किस तरह से कैरेक्टर्स को कैसे सोचा, आपने इसका ये कथा। आपने बहुत अलग ढंग से प्रश्न पूछा है, बहुत बढ़िया मुझे ऑब्जर्वेशन लगी आपकी कि मेल्स अपनी डेस्टिनी खराब कर रहे हैं या उनकी ट्रेजेडी जो हो रही है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, और जो फीमेल है उसके लिए समाज रिस्पॉन्सिबल, या वो उनकी डेस्टिनी पहले से तय है कि वो तो उनके साथ खराब ही होने वाला है। जब और कहानी में, समाज और माफी चाहता हूँ, इस कहानी में कुछ किरदार जो सचमुच प्रेरणा देते हैं वो स्त्रियां ही हैं, जिनसे हमें हाँ, प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा बिल्कुल मिलती है। बिल्कुल, सारी वही हैं। और जो मेल्स हैं वो तो समाज भी बना रहे हैं, क्योंकि मेल डोमिनेटेड समाज है अभी भी, और स्त्रियों की फेट भी वही तय कर रहे हैं। और स्त्रियों को इसलिए दो तरफ से लड़ना पड़ रहा है, जो व्यक्ति जो घर में है उससे, और जो टोटल समाज उसने बना के छोड़ दिया है पहले से उससे। और इसीलिए उनके कैरेक्टर में वो दृढ़ता और वो सारी बातें आनी चाहिए जो अम्मा और उनमें है, जो कि गिर गिर के उठते हैं, परिस्थितियां कैसी भी बेचैन करने वाली और विपरीत आ जाएं तब भी उससे लड़के आ जाते हैं सामने, और कुछ जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, निराश नहीं होते। और यहाँ वो लोग हैं, पर इनमें से हर चरित्र को आप आदमियों ने अलग अलग ढंग से, आपने ठीक कहा, जैसे उसमें शेक्सपियर के नाम से ना याद करके लोग चरित्र के नाम से कोई चीजें याद करते हैं। ऐसे मेरे एक ने मुझे फोन किया था, एक अली साहब हैं, एक डॉक्टर अली हैं, डॉक्टर हैं, अमेरिका में है, सॉरी यूके में। उन्होंने कहा था, लिखा था कि आपका मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं 1994 से मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो guchan@gmail.com है, कि मुझे गुच्चन के पात्र में अपनी ट्रेजेडी नजर आई थी कि मैं बेवकूफी में, तो उसने गुच्चन, और अभी तक है उनका वो guchan@gmail.com। तो लोग इस कदर आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ घरों में एक दूसरे को, मुझे कहते थे लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग, एक आध IAS तक थे, कि हमने अपने घरों में अपने भाइयों के नाम उसी हिसाब से रखे, आपस में बात करते हैं तो उनको कहते हैं भाई छुट्टन, गुच्चन, क्योंकि उनके उनके कैरेक्टर ट्रेट। आपने एक बात बहुत अच्छी कही जो मेरे ऊपर आरोप के तौर पे आती है, पर मैं उससे एक वो लेता हूं कि आपके उसमें कहानी ना हो के, कहानी बहुत हल्की सी लाइन होती है, और वो सारे चरित्रों का इंटरप्ले से जो बनती जाती कहानी वो होती है। पर मेरे लिखने का ढंग वही है, मुझे वो चरित्र, उन चरित्रों को, बल्कि कई बार तो मैं जब उपन्यास लिखना शुरू करता हूँ तो मैं कोई स्टोरी लाइन तय नहीं करते, थिन लाइन है मेरी स्टोरी की, कि एक ये मन में आ जाता है कि माँ है, इस वाले जैसे केस में विधवा है, कोई उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, पर उसे बच्चों से बड़े सपने हैं, और वो सपने टूटेंगे ये भी तय, और सपने टूटने के बावजूद ये टूटेगी नहीं, इतना एक कैरेक्टर मेरे मन में है, क्योंकि मैंने ऐसा एक कैरेक्टर देखा है कि वो टूटती नहीं। और फिर आप उससे चारों तो कहानी बुनना शुरू करते हैं, कैरेक्टर बुनना शुरू करते हैं।
बस कहानी का बेसिक थ्रेड याद रखते हैं कि वो तो कैरेक्टर्स जो जाएंगे, कैरेक्टर जो बिहेव करेंगे, सिचुएशन, फिर आप एक एक सिचुएशन लेते आते हैं, उन कैरेक्टर्स को उसमें डालते हैं, उनको वैसा बिहेव करने देते हैं जैसे वो हैं, गुच्चन को गुच्चन की तरह बिहेव करने देते हैं, छुट्टन को छुट्टन की तरह देते हैं, और उसके जरिए कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, और बहुत सारी कहानी अनसेड छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं मानता हूं, मुझे अपने पाठक पर बहुत भरोसा है कि वो बाकी कहानी समझेगा और बाकी कहानी वो खुद बुनेगा। केवल ये नहीं, मैंने जो छोड़ दिया है जिस पात्र को, जहां उससे आगे का वो पूरी कहानी बुन लेगा उसके चारों तरफ मेरा पाठक, और वो हुआ है। लोग उसको एक प्यास के साथ छोड़ता हूं मैं जनरली कहानी को, और बहुत सारे लूज एंड्स अंततः वहां छोड़ता हूं कि जहां से आप अपनी कहानी उसके में जोड़ सकते हैं। जैसे जैसे कैरेक्टर आपने देखे, ये माना जाता है कि हर बड़ी रचना के कई पाठ होते हैं, और जो हर पाठक अपना पाठ तय करता है अगर एक बड़ी रचना है तो। अगर मेरी रचना आपको वैसी लगी और आपके दोस्त को भी वैसी लगी और तीसरे को भी वही लगी, वही कहानी लगी, तो मेरी रचना में कहीं कमजोरी। मेरी रचना में कुछ ऐसी होना चाहिए कि वो फिर आपका पाठ हो जाए, वो फिर अलग अलग, वो बारामासी आपकी अलग ही होनी चाहिए ज्ञान चतुर्थ से जब आप पढ़ें तो, या अलीपुरा आप जब पढ़ें तो आपका अलीपुरा अलग ही होना चाहिए, आपने अलीपुरा को अलग ढंग से समझा हो, तो ये मेरी सक्सेस है। और मैं समझता हूँ यही इसका कारण है कि आज 22 साल बाद भी ये हिंदी में तो बहुत चर्चा के विषय अभी भी रहती है, और अभी भी पाठक, नए नए पाठक पैदा होते हैं, नए नए लोगों से मुझे इंटरेक्शन करना पड़ता है। हर सप्ताह एक दो फोन किसी न किसी के आएंगे, हमने आपका बारामासी पढ़ा। अभी भी लखनऊ से एक लड़की का फोन आया था, उसने बारामासी अब पढ़ा, तो उसने कहा आपने कमाल कर दिया, और बहुत लंबा से लिख के भेजा मेरे को। अब उसने तो अब पढ़ा है 22 साल के बाद, और मुझे उसका जवाब देना है, उससे इंटरेक्शन करना है। और वो यंग लड़की है, डॉक्टर है, और अभी अभी वो उससे आइडेंटिफाई कर रही है और उसके कैरेक्टर से पूरा आइडेंटिफाई कर रही है। तो कुछ उसमें होगा उस विषय और उसके कैरेक्टराइजेशन में, उन चरित्रों में, उन सिचुएशंस में, जहां वो अभी भी दिल को पकड़ता है। वही वही इम्पोर्टेंट है किसी भी कहानी में, मुझे लगता है। ये उस तरीके से मुगले आजम को आप आज देखें, चाहे आप टेक्निक फिल्म की बदल गई, सब बदल गया, पर आप देखते हो तो एक अलग, तो धीरे धीरे आप हाँ, अब मैं खुद को तो नहीं कहूँगी क्लासिक बन गई, पर आप क्लासिक्स ऐसे रचे जाते हैं धीरे से, पता नहीं चलता, बाद में वो लिखने के बाद, छपने के बाद, इतने सालों बाद ग्रेजुअली उसे आप क्लासिक कहने लगते हैं। अब उसको अभी इंडियन एक्सप्रेस ने अलीपुरा में जब उन्होंने मेहता ने, प्रताप भानु मेहता ने इसका रिव्यू लिखा था, तो उन्होंने इसको बारामासी को एक हिंदी क्लासिक के तरह से डिस्क्राइब किया। उन्होंने हिंदी भी पढ़ा था, अंग्रेजी पढ़ा था, एंड उसकी तारीफ करते उन्होंने कहा कि हिंदी का एक बड़ा क्लासिक है, तो उन्होंने उसको क्लासिक कहा। प्रताप भानु मेहता एक बड़ा आदमी है, बुद्धिजीवी, बहुत बड़े बुद्धिजीवी है, वो लिख रहे हैं कि ये हिंदी में क्लासिक है। तो ग्रेजुअली आप जब लिखते हो तो पता नहीं चलता है कौन सी क्लासिक, कौन सी नॉन क्लासिक, कौन सी रिजेक्ट कर देगा। जब मैंने पागल खाना लिखा तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नॉवल लिखा है मैंने वो, कि मैं लिखते हुए जानता था मैं बहुत कठिन कर रहा हूँ काम। मतलब उस पूरे उपन्यास में एक भी पात्र का नाम नहीं है, 8 पात्र हैं, वो सब दे आर ऑल प्रोनाउंस, दे आर नॉट, नोबडी इज नाउन, कहीं नाम नहीं है उनका। ये वो वहां वे हम ऐसे करके सारे पात्र बिहेव कर रहे हैं, और एक कॉम्प्लिकेटेड आप स्टोरी भी बना रहे हैं और फैंटेसी क्रिएट कर रहे हैं, तो फैंटेसी की सिचुएशन ही डिफिकल्ट, फिर उसमें वो सारे प्रोनाउन में, और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं पाठक से समझ जाएगा, वो समझ गया, वो समझ भी गया, उसको अच्छा भी लगा। तो ये बस आपको आप ईमानदारी से लिखिए, मुझे लगता है आप जैसे सहृदय पाठक मिल जाते जरूर किताब को। आपने अभी अभी उल्लेख किया कि ये जो अम्मा का चरित्र है, इन्हें आप जानते हैं, इनको आपने कभी जीवन में जी आपने जी। आपके पहले उपन्यास, आपका जो पहला उपन्यास था नरक यात्रा, नारा क्या था? आपके जी डॉक्टर होने के अनुभव की कथा है ना। मैं वो अभी किताब पढ़ रहा हूँ, मुझे अब जी जी मतलब जी। अभी पढ़ना शुरू किया है, लेकिन हाँ ये तो पता चल रहा है कि वो एक मेडिकल फेटर्निटी हाँ, को पूरा पूरा मेडिकल कॉलेज, एक बदले। सरकारी मेडिकल कॉलेज की कहानी। जी। तो इस कहानी में आप, इस कहानी को आपने कितना जिया है? इस कहानी में आप, आपके कौन से चरित्र हैं? बुंदेलखंड को लेकर आपका क्या एक्सपोजर है? जो ये अनुभव है। बारामासी, मैं हाँ। बुंदेलखंड से हूँ एक्चुअली, मैं बुंदेलखंड से हूँ और नहीं हूँ, यूं कि मेरा एंसेस्ट्री सारी बुंदेलखंड से। मेरे मामा जी एक ओरछा स्टेट होती थी, अभी भी है, उसका काफी नाम है ओरछा का, ओरछा स्टेट के राज्य कवि थे,
मेरे मामा जी, और बड़ा नाम था उनका। मेरे नाना जी का बड़ा नाम था उस एरिया में। उनके नाम की, मेरे नाना जी की तो मूर्ति उस मऊरानीपुर जगह है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहां उनकी एक चौराहे पे मूर्ति लगी हुई है। वो बहुत बड़े कवि थे उस एरिया के। और उनको किताब, उनकी एक्चुअली बचपन में जब मैं चौथी पांचवी छठवीं क्लास में पढ़ता था और नानी के घर जाता था, तो उनकी डायरियों से कविताएं पढ़ के मेरे में साहित्य के संस्कार आए। उनकी डायरियां पढ़ी रहती थी, तब तक वो नहीं थे, पर उनके जो चीजें थी पढ़ी हुई थी उनसे पढ़ के, तो मैं मेरा जो कुछ बुंदेलखंड का है वो मेरी माँ है। मेरे रिलेशन जो आया करते थे हमेशा शादियों में, घर में, माँ जब बात करती थी, फिर हम जब 2 महीने के लिए जाते, बचपन में खासकर बुंदेलखंड को मैंने बहुत गहरी निगाह से देखा। क्योंकि मैं सोचता हूँ दूसरी क्लास से जब तक मैं 7वीं 8वीं नहीं पहुंच गया, हर बार 2 महीने की छुट्टियों में, तब 2 माह की छुट्टी होती थी गर्मी में, और मैं बुंदेलखंड वहां जाता था अपनी नानी के यहाँ। और तो बहुत सारा लोकेल, बहुत सारे कैरेक्टर्स, और मेरे में कुछ था ऐसा कि मैं बहुत गहराई से ऑब्जर्व करता था हर एक को। और लोग जिस ढंग से बच्चे और खेल में रहेंगे, मैं खेलते हुए भी चीजों को ऑब्जर्व करता था, ऐसा मुझे अब लगता है। तो मेरे मन में वो कैरेक्टर आज भी उठ जाते हैं जब मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो मेरे को केवल रिवाइव करने के लिए जब मैं लिखता हूँ, तो जैसे मैंने अभी स्वांग उपन्यास लिखा, या मैंने बारामासी जब लिखा था, तो मैं गाँव में जाके रह लेता हूँ एक बार, उस फील को दोबारा रिवाइव करने के लिए। वो सारी जड़ें अभी हैं, वो फिर से वो हरी हो जाती हैं लिखने के लिए, और फिर आप लिख पाते हैं। तो बुंदेलखंड, मेरे सारे रिलेशन बुंदेलखंडी हैं। अभी भी मरीज भेजते रहते हैं, मरीज के तौर पे आते हैं, शादियों में मिल जाते हैं, फोन पे बातें हो जाती है। मेरे बहुत सारे दोस्त बुंदेलखंड के हैं, तो उसके जरिए आप बुंदेलखंड से जुड़े, वरना आप बुंदेलखंड में अब रह नहीं रहे, आप उससे अलग हैं। पर एक बुंदेल, हमने कहीं लिखा था कि हर बुंदेलखंडी कहीं चला जाए, वो अपना बुंदेलखंड अपने साथ लेके जाता है। तो ये मैंने कहीं एक जगह बोला था, तो हम अपना बुंदेलखंड हमारे पास। जी, जी। आपने अभी-अभी शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल का नाम लिया, जी, आपने उनकी बात की। तो आप एक बहुत बड़ी परंपरा से जुड़े हुए हैं, उसमें परसाई जी भी आते हैं और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बहुत बड़ी एक परंपरा है, रही है हिंदी में व्यंग्य की। और अगर हम अपने व्यंग्य की ही बात की जाए, तो आनंदवर्धन ने व्यंजना को सबसे बड़ी शब्द शक्ति माना है। और हम जब बिल्कुल। कविता लिखते हैं तब भी हमारी कोशिश यही रहती है कि कविता ध्वनित हो, वो व्यंजना तैयार करे, है ना? बात से, कथनी से बढ़कर उसका अर्थ उसका तैयार हो सके। ये किसी भी लेखन की एक उपलब्धि होती है जब आप उसमें एक व्यंजना हासिल करते हैं। तो व्यंग्य लिखना वैसे ही बहुत कठिन काम होता है। और यहाँ पर एक कंटेंट और फॉर्म का बिल्कुल मिसमैच, है ना? जहाँ पर पूरी चीजें ट्रेजेडी हो रही है लेकिन उसका ट्रीटमेंट मजाकिया सा है ना? ये करेक्ट, अंग्रेजी में भी इसकी परंपरा रही है। कर्ट वोनेगट रहे हैं, करेक्ट, जोसेफ करेक्ट। हिलर रहे हैं, और भी लोग रहे हैं, बुकॉस्की वगैरह रहे हैं। तो इतनी बड़ी परंपरा को आप वहन कर रहे हैं हिंदी में, आपको अभी के दौर के सबसे बड़े व्यंग्य कथाकार के रूप में आप स्थापित हैं। हम सब आपको इसी तरह से पहचानते हैं, आपको पढ़ते हैं। तो ऐसे में आप किस दिशा में देखते हैं व्यंग्य की दिशा दशा? और आप खुद जब लिखते हैं तो आप किस तरह से नयापन लाने की कोशिश करते हैं जब इतनी बड़ी एक परंपरा आपके पीछे है जिसका आप वहन कर रहे हैं? बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत बड़ी परंपरा। और मैं व्यंग्य की परंपरा को कविता से जोड़ता हूँ हमेशा। जैसे कविता में व्यंजना की आपने बात की ना, जैसे कविता जितनी कठिन है, अच्छी कविता लिखी, और धीरे धीरे लोगों ने उसे बड़ा सरल समझ लिया। तो मंच की कविताएं आ गई, तुकबंदियां आ गई, चुटकुलों को तब्दील करके, और मंच से लिफाफे बटोर के, और बड़े हास्य कवि बन गए, और उस पे आ गए, टीवी पर भी कार्यक्रम करने वाले लोग आ गए, और उससे कविता की, उनकी अपनी एक पहचान उन्होंने बनाने की कोशिश की जो कविता नहीं है, कविता को कविता बताने की कोशिश की जो कविता नहीं है। ऐसे ही व्यंग में भी, व्यंग जब इन जिन पूर्वजों का आपने नाम लिया, मेरे परसाई से शुरू करके, और शरद जोशी, या श्रीलाल शुक्ल, या रविन्द्रनाथ त्यागी, केपी सक्सेना, बहुत बहुत लंबी परंपरा है, लतीफ गोंगी जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और इनकी परंपरा ने एक अच्छी और गलत बात ये पैदा कर दी कि व्यंग एक बहुत पॉपुलर विधा हो गई हिंदी। हर अखबार को अब एक व्यंग कॉलम चाहिए, हर अखबार को एक लेखक चाहिए। और व्यंग का तो, जैसा आपने एक और बड़ी अच्छी बात कही कि व्यंग एक बहुत कठिन विधा है। आपने अंग्रेजी के भी नाम, आप कितने, कैच 22 के जोसेफ, आप जोसेफ हेलर को ले लीजिए, आप जेरोम को ले लीजिए। अब इतनी बड़ी लेखन परंपरा अंग्रेजी के, उसमें से आप नाम गिनाने बैठोगे तो चंद नाम आएंगे जो कुछ उंगलियों में खत्म हो जाएंगे।
आपको उपन्यासकार बहुत मिल जाएंगे, कवि बहुत मिल जाएंगे। आप व्यंग के नाम जरा बताइए मेरे को, कितने मिलेंगे आपको अंग्रेजी में? बिल्कुल कठिनाई है, नहीं मिलेंगे। ऐसी हर भाषा में, ऐसा हिंदी में भी, उर्दू में भी। उर्दू में काफी अच्छी बड़ी व्यंग की परंपरा है, पर उसमें भी है। तो व्यंग लिखना एक कठिन विधा है और बहुत अलग, कविता से भी आगे का प्रयास मांगती है एक्चुअली, व्यंजना की तलाश में, या बात कहने का जो ढंग होना चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि आप हर बार कैसे तोड़ेंगे अपने ढांचे को, वो एक अलग चीज है। वो मैं जो ऐसे करता हूँ, वो आपसे बात करता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि कठिन चीज है बहुत व्यंग की विधा। तो जब आपको, पहले तो हम खैर अब लिख ही रहे थे, धीरे धीरे हमें ये लोगों ने कहना शुरू किया कि आप परसाई की परंपरा के वाहक हैं। तो आप एक एक फालतू का एक एक्स्ट्रा बर्डन महसूस करने लगते हैं, जो मैंने कभी नहीं किया। मैंने ये महसूस किया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, बहुत ज्यादा है, कि मुझे परसाई जैसा नहीं लिखना। मुझे परसाई ने जो हमको दिया है, जैसे आप रेले रेस में बैटन कहते हैं, तो आप बैटन लेके जो आगे भागना है वो आपको भागना है। अब आप परसाई के कदमों में दौड़ नहीं सकते, परसाई के पैर नहीं मिल गए आपको, केवल बैटन मिला है। दौड़ना आपको अपने कदमों से, उसमें आप परसाई का नाम लेके नहीं दौड़ सकते। तो आप दौड़िए, आपका रेस है, आपको आगे बढ़ना है, फिर किसी को और सौंपना है अगर वो लेता है तो। पर साथ में धीरे धीरे ये हुआ कि व्यंग इतना पॉपुलर हो गया कि व्यंग के नाम पर बहुत सारा लिखा जाए, जो व्यंग है नहीं, जो व्यंग कॉलम में छप भी रहा है, जो व्यंग संग्रहों के नाम पे आ भी रहा है। तो व्यंग का, उसके बीच से आप फिर जेन्युइन व्यंग को तलाश सकें, वो जरा कठिन हो गया है। पर उसका कारण, उसमें आप उस विवाद में ना पड़े। मैं समझता हूँ आप लिखिए, अच्छा लिखिए अपने आप को। और एक अच्छा लेखक वो होता है जो निरंतर अपने खांचे को तोड़ता रहता है। आप एक खांचे में बंध जाएंगे अगर वैसे, अगर मैं हर, मेरा उपन्यास नरक यात्रा होता या हर उपन्यास बारहमासी होता। मैंने बारहमासी को लिखने के तुरंत बाद मैंने एक मरीचिका लिखा, जो कि टोटल एक रामचंद्र जी आने वाले हैं और पादुका राज्य चल रहा है। तो लास्ट 14 डेज की कहानी अयोध्या की, कि अब राम आने वाले हो अयोध्या में। जब पादुका राज चला तो सबने मजे लिए, क्यों, भरत तो बाहर बैठ गया था। भरत जो है नंदीग्राम में बैठे हुए थे, वो तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन चलाते नहीं होंगे, नंदीग्राम में बैठ के वो पादुकाओं की पूजा करते थे, बस बैठे। और जब राम आए हैं तो वो पूरे जटाएं उनकी बढ़ी हुई हैं, और बिल्कुल सन्यासी, वो कह रहे थे जैसा आप जीवन जिएंगे ऐसा हम जीवन जिएंगे, हम महलों में नहीं रहेंगे। तो वो आदमी वहां बैठा हुआ है और नाम पे चल रहा है राज्य पादुकाओं का, तो कैसे चल रहा होगा? तो मैंने उसकी कल्पना की पादुका राज्य कैसे चल रहा होगा, तो मैंने उस पर एक नॉवल लिखा है। और उसकी पूरी भाषा पौराणिक व्यंग की, और इतनी कठिन थी भाषा, उस साधना, उसके भाषा को ऐसे करके मैंने हर बार खांचा तोड़ा है। और हर हर पागलखाना एकदम अलग था, मरीज का एकदम अलग था। फिर अभी स्वांग लिखा, स्वांग, हमना मरब और मरी, ये बारामासी, ये तीनों बुंदेलखंड को लेके हैं। ये बुंदेलखंड ट्रायलॉजी है, तीनों का अनुवाद हो रहा है अंग्रेजी में। और पर तीनों के कहन का और कैरेक्टराइजेशन और सब चीजें बहुत अलग हैं, और चिंताएं अलग। हमना मरब मृत्यु को लेके, आपने जो भी बात करी कि ट्रेजिक कॉमेडी, क्या आप जब ट्रेजिडी की बात कर रहे हो कॉमिक वे में कह रहे हैं, तो मृत्यु को लेके आप, मैं तो बहुत कोशिश की थी, आपको पता हो तो आप बताइएगा, जब मैं लिखना शुरू किया था, कि कोई ऐसी फुल लेंथ नॉवल या ऐसी मिले मुझे जो पूरा डेथ के अराउंड ही हो केवल। और फिर भी बहुत, तो मेरे को बहुत कोई ऐसी किताबें मिली नहीं, कुछ बहुत कहानियां मिली इंपॉर्टेंट, पर। और मैंने ये पूरा डेथ पर 400 पेज का उपन्यास लिखा है, और डेथ के अराउंड चलता है, डेथ की फिलोसफी की बात करता है, डेथ से जुड़ी बहुत सारी रियलिटी और दुख और सब की बात करता है, और आप हर पेज पे हंसते जाते हैं। और जब बंद करते हैं तो बहुत ही ट्रेजेडी में रहते हैं कि यार क्या क्या हुआ ये, ऐसा। तो आपके साथ एक दुख के साथ फिनिश होता है चीजें। तो वो एक हंसते हंसते रोने की जो कला है, जो जोकर की कला कहलाती है, जोकर का जो है, वो कहीं आपके जब तक आत्मा में ना बैठ जाए, आप चीजों को मजे लेके कह सकें, चाहे बहुत 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 ट्रेजिक कहानी भी आप मजे लेके कैसे कह सकते हैं, वो एक अलग आर्ट है। वो कुछ भगवान की गिफ्ट है, कुछ आप कोशिश करते हैं। वो की है मैंने इन सब में। और आप ने जो कहा, तो मुझे लगता है कुछ सफल हुआ हूँ कुछ जगह इन चीजों में। जी जी। आपके अलीपुरा की भाषा पर अगर बात की जाए, बारामासी की भाषा पर और अलीपुरा की भाषा पर अगर बात की जाए, तो भाषा पर एक बहुत पुराना काम एरिस्टोटल का याद आता है, अरस्तू का,
जब उन्होंने पोएटिक्स में ये लिखा था कि ट्रेजेडी और कॉमेडी को उन्होंने डिफरेंशिएट किया है कि वो कैसे अलग होते हैं। तो ट्रेजेडी पर वो कहते हैं कि ट्रैजिक हीरो जो होता है वो सुपीरियर होता है, वो साधारण व्यक्ति से सुपीरियर होता है, उसकी भाषा भी सुपीरियर होती है। कॉमेडी पर तो उनका लिखा खो गया है बहुत सारा, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं और अपने अनुभव से भी बता सकते हैं कि कॉमेडी का हीरो जरा सा इंफीरियर होता है और जरा सा उसकी भाषा भी थोड़ी इंफीरियर होती है। इंफीरियर यानी उस अर्थ में नहीं, थोड़ी उसमें मैं बोल समझ रहा हूँ जी। ज्यादा होती है ना। हम ही जब चुटकुला मारते हैं तो थोड़ा सा भोजपुरी में स्विच कर जाते हैं, या 90 के दशक की फिल्में देखिए तो गोविंदा तो भोजपुरी और मुंबईया टपोरी भाषा बोलते ही उन्होंने पूरा 90 में उनको हंसाते रहे। ये बात फिल्मों में आगे चलकर बदलती है। लगान में भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग है, या गैंग्स ऑफ वासेपुर में मजाकिया भाषा है लेकिन कहानी ट्रेजेडी है। पान सिंह तोमर में ये बात देखने को मिलती है। फिल्मों में ये बाद में होता है, साहित्य में ये बहुत पहले घट जाता है। श्रीलाल शुक्ल करते हैं, या मैला आंचल में ये देखने को मिलता है कि भाषा बहुत मजाकिया है लेकिन कहानी बहुत एक अलग तरह से करुण रस में कहानी चल रही है और हास्य रस में कथानक चल रहा है, इस तरह की बात। तो भाषा की अगर बात की जाए तो इस भाषा को आपने कैसे अर्जित किया? क्या बुंदेलखंडी भाषा आपको अपने बचपन से याद रही है, या आपने इस भाषा को जाकर अर्जित किया, या इस भाषा को आप कैसे बरतते हैं? और मेरा दूसरा सवाल ट्रांसलेशन को लेकर है। मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा और ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है, इसमें सलीम जी को बहुत बहुत बधाई और उनका काम बहुत अच्छा है। लेकिन ट्रांसलेशन में हमेशा वो जो एक मुझे जेरी पिंटो याद आ जाते हैं, जो बैंगलोर पोएट्री फेस्टिवल में ट्रांसलेशन के बारे में उन्होंने कहा था कि ट्रांसलेशन इज लाइक शिफ्टिंग परफ्यूम फ्रॉम वन बॉटल टू अनदर, है ना। इत्र को एक इत्र पाश से दूसरे इत्र पाश में जब आप भरते हैं तो कुछ तो उसकी सुगंध जाएगी ही, आप बचा नहीं सकते उसे, है ना, आप कितने भी बड़े ट्रांसलेटर। तो एज ए ट्रांसलेटर आप ओरिजिनल टेक्स्ट की भाषा तक कैसे अराइव करते हैं, और फिर आप जब इसको एज ए ट्रांसलेशन देखते हैं तो आप इसकी भाषा को कैसे आप देख रहे मैं हैं? दोनों बात का आपको उत्तर देता हूँ। एक तो भाषा को अर्जित करना शब्द जो है ना, वो मुझे थोड़ा सा अलग लगता है। ये कुछ चीजें हैं जो एक लेखक के तौर पे अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं आसपास से, जब आप कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो भाषा आपके सबकॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं आप कहीं, और वो राइट मोमेंट पे वो याद आती है। सारी बात ये नहीं है आप उस सिचुएशन में वो शब्द याद आ जाए, वो डायलेक्ट याद आ जाए, वो इडियम याद आ जाए, आप उसके बोलने का लहजा याद आ जाए। और जो बात कही सुपीरियर और इंफीरियर, मुझे लगता है कि लाइफ जो है, ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों है, हर एक की लाइफ, हर एक की, बड़े से बड़े और छोटे छोटे आदमी की। सो कोई भी लाइफ में इंफीरियर सुपीरियर उस लिहाज से नहीं है कि उसमें दुख भी आएंगे और वो कभी हंसेगा भी। तो आदमी तो कैरेक्टर तो कभी इंफीरियर या सुपीरियर नहीं हो सकता, और वैसा ही हंसेगा जैसा उसने कैरेक्टर है, उसी लिहाज से हंसेगा, वही उसी भाषा में हंसेगा, और रोएगा भी उसी भाषा में जिस भाषा को उसने सीखा है। तो भाषा आपको कहीं सुपीरियर या इंफीरियर नहीं बनाती। जब आप भोजपुरी भाषा ही कहते हैं कि मैं भोजपुरी में चला जाता हूँ जोक सुनाते हुए, क्योंकि भोजपुरी भाषा में ही वो हास्य आएगा जो आपने चुना है, पर उससे भोजपुरी भाषा का हास्य कमजोर नहीं हो जाता, क्योंकि उस सिचुएशन में वो चाहिए। तो भोजपुरी का आदमी भी, उसके भी दुख हैं, उसके भी सुख हैं, उसके भी आनंद हैं, उसके भी सिचुएशंस हैं अपने लाइफ में। तो मुझे लगता है कि कोई इंफीरियर कोई सुपीरियर ट्रेजेडी और कॉमेडी से नहीं होता। कि ट्रेजिक जो लिखने वालों ने कहीं लिखा है ट्रेजेडी में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे डायलॉग, हम उन ऊंचे डायलॉग्स को एक नीची भाषा में लिखते हैं। ऊंचे डायलॉग, वैसे छोटे मोटे डायलॉग नहीं, फिलोसफिकल। आप डेथ वाले नॉवल को पढ़ेंगे मेरे, तो बड़ी फिलोसफी डेथ के बारे में की गई है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, पर मजे लेके की गई। तो वो आदमी है ऐसा कि वो ऐसे ही करेगा, वो मजे लेके ही करेगा और नहीं करेगा ऐसा। तो मेरे हिसाब से वो ट्रांसलेशन डेफिनेटली, ये तो खुद सलीम यूसुफी जी ने कहा है कि जो बड़ी किताबें उनके ट्रांसलेशन लगातार आते हैं, क्योंकि नो ट्रांसलेशन इज कंप्लीट। तो उन्होंने खुद कहा कि अभी आपका, मैं सोचता हूँ अगले 10 साल में फिर कोई आप इसको ट्रांसलेट कर सकता है बारामासी को, और अपने ढंग से कर सकता है। पर अभी जो किया है वो मैंने अपना बेस्ट किया है। तो मैं मान के चलूंगा, मैं तो यहाँ तक कह रहा था ना कि ये तो ट्रांसलेशन के लायक ही नहीं है, मैं ट्रांसलेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट चीज है। तो जो ट्रांसलेट किया है बहुत खूबसूरत किया, मैं ये कहूंगा। कुछ चीजें रह ही जाएंगी, उनको वैसा कहा ही नहीं जा सकता जैसा लिखा गया है। तो उसके नियरेस्ट क्या कर सकते हैं आप, वो सलीम ने किया है, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं मोर देन सेटिस्फाइड हूँ कि सलीम जी ने
उस उपन्यास की आत्मा को पकड़ा है। मुझे लगता है ट्रांसलेशन में, मैंने उनसे कहा था, उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ जगह एकदम वैसे शब्द नहीं आ पाएंगे, तो मैंने कहा आपको आत्मा पकड़नी है। आप मक्षी के स्थान है मक्षिका, जो है कि मक्खी के स्थान में मक्खी रखी जाए, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल मत करिए। आप उसका वो समझिए, मर्म समझिए, और वैसा मर्म अगर आपको सीधा नहीं बन रहा है तो उस मर्म को पूरी तरह एक्सप्रेस कर सकें, ऐसा कुछ लिख के भी उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग थी और अभी भी है कि आप ऐसा करिए ट्रांसलेट। और मेरे ट्रांसलेशन का मतलब ही है, ये कई लोग बड़े अपने काम को लेके बेहद बेहद सेंटिमेंटल होते हैं। ये मेरा एक शब्द कैसे बदल दिया। फिल्मों में लड़ाइयां होती है लेखकों और निर्देशक के बीच में, जब डायरेक्टर कहता है कि यार ये जम नहीं रहा सब, ये बड़ा 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 सेंटेंस था। मैंने तो अभी फिल्म स्क्रिप्ट भी की है ना, अभी मैंने अभी खत्म किए, तो मैं इसको पूरा मानता हूँ कि डायरेक्टर का मीडियम है। अब वो अगर कुछ मेरी जगह डायलॉग में जगह पाता है कि नहीं ये जरा सा छोटा होना चाहिए, और उसने किया है, आपसे कहा कि इसे छोटा करिए, आप जिद में किसे छोटा नहीं करना चाहिए वरना तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो आपने वो मीडियम देखा नहीं, आप समझते नहीं। ऐसे ट्रांसलेशन मेरा फील्ड नहीं है। मैं मान के चलूंगा कि ही नोज बेटर देन मी अबाउट ट्रांसलेशन, सो लेट हिम। हमें वो स्वतंत्र हाथ देना ही पड़ेगा उनको कि आप करिए, और वही किया है उन्होंने, और मैं बहुत खुश हूँ जी। ट्रांसलेशन के बारे में ए के रामानुजन का एक ऐसे मैं पढ़ रहा था जिसमें वो कहते हैं कि मैं उसी काम को ट्रांसलेट करता हूँ जब मैं किसी काम को लेकर बहुत जेलस हो जाता हूँ, मुझे हाँ, पता है कि ये मैं लिख नहीं सकता, और अब इसके इसके साथ मैं कैसे और वक्त गुजारूं तो इसका अनुवाद किया जाए, है ना। मैं तो अच्छे अच्छे लेखकों को भी कहता हूँ कि मैं जब कहूँ कि आपकी रचना पढ़ के मुझे लगा कि ये तो मेरी होनी चाहिए थी, जी तो जी इससे बड़ी और तारीफ नहीं हो सकती आपके लेखन की कि आपसे कहें कि ये मेरी रचना होनी चाहिए थी। या जब मेरी किताब के लिए एक ने कहा था, कभी एक इंजीनियर ने मुझे फोन किया था कि सर मैं आपकी किताब पढ़ रहा हूँ, शायद हमरा मरा पढ़ रहा था, और बड़ा डरा हुआ हूँ। तो मैंने कि डरने का क्या है, तो उसे डरा हुआ ये हूँ सर, ये जब खत्म हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा। मैं मैं जो हूँ इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ इसीलिए कि खत्म हो जाएगी एक दिन, और खत्म हो जाएगी तो बहुत मेरा, मैं क्या करूंगा, मैं तो अभी इसके साथ ही जी रहा हूँ। तो जैसे आपसे कोई बहुत प्यारी चीज छूट जाएगी जब खत्म हो जाएगी, तो मैंने कहा नहीं, आप अगर इतने प्यार से पढ़ रहे हैं तो ये आपके साथ हमेशा रहने वाला, तो जी आप इसके लिए मत परेशान होइए। तो ये एक तारीफ करने का तरीका है जो लोग करते हैं। तो ऐसे ही वो तारीफ करने का तरीका है कि मैं आपके रचना से जेलस हो जाऊं, और उसकी एक्सट्रीम है वो तारीफ की कि सलीम यूसुफ जी को इतने जेलसी लगे कि अब मैं इसको बैठ के लिखता ही हूँ यार पूरा करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जो इनके बराबर का हो जाए। तो तो है वो भी आप तारीफ का एक इंतहा है जी, जब आप ट्रांसलेट करते हो तो। ज्ञान जी, अनुवाद में तो मेरी भी थोड़ी बहुत दखल रही है, कविताओं का, नाटकों का। तो मुझे तो पढ़ते हुए ये लगा कि ये पूरी तरह से जस्टिस कर रहा है, इससे बेहतर शायद ही हो सकता हाँ, है, संभव है। बिल्कुल, मैं तो ये मान के चलता हूँ हम्म, कि बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया अनुवाद किया है, बहुत ही अच्छा अनुवाद जी किया, निश्चित। आप बधाई दे सकते हैं, आप मेरी और अपनी तरफ से सलीम जी को, कि उनका ये अनुवाद बहुत बहुत खूबसूरत अनुवाद है, बहुत ही अच्छा है। जी जी। मेरा अगला सवाल आपसे थोड़ा सा पॉलिटिकल है ना। हाँ अ, एक सैटायरिस्ट होना, है ना, हिंदुस्तान जैसे। सटायरिस्ट होगा तो उससे ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा जो आप पूछने वाले हैं, जी जिसको जी मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ। जी हाँ जी। हिंदुस्तान जैसे देश में एक व्यंग्यकार होना, मतलब परसाई जी भाषा, तो खैर उन्होंने इसी भाषा में इन घटनाओं को लिखा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। परसाई जी तो पिटाए भी थे, है ना, अपनी जी, बातों के लिए। और भी मतलब हमारे देश में ये परंपरा रही है कि कोई अगर सच कह रहा है तो उसे फिर बहुत सारी पिटेंगे। हम्म। मतलब असुविधाओं का सामना करना और पड़ता अगर आप नहीं पिटे तो आप अच्छे व्यंग्यकार नहीं। है। हाँ, तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ ज्ञान जी कि आप कितना पिटाए हैं, मतलब आपको क्या क्या समस्याएं सहनी पड़ी हैं एक व्यंग्यकार के रूप में, क्या हाँ, क्या दिक्कतें आई हैं। ये असल में ये कठिन है सच बोलना, केवल हिंदुस्तान में नहीं, हर जगह सच बोलने को आदमी बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि या तो सच को बहुत मीठा या ढक के, या बहुत तिरछे ढंग से थोड़ा झूठ मिला के, कहते हैं ना गहना बनाना है तो खोट मिलाना पड़ती है, 24 कैरेट ट्रुथ चलता नहीं, बहुत कठिन हो जाता है, बहुत ही कठिन होता है। तो व्यंग, मैंने इस बात को बहुत जगह झेला है कि लोग बुरा मान जाते हैं कुछ चीजें हमने, पर आम तौर पे मैंने ये भी देखा है, मैंने बड़ी बड़ी बातें करी। जब मुझे, मैंने कहीं इस बात का जिक्र भी किया था कि जब मुझे पद्मश्री मिलने वाली थी,
और कोई नाम यहाँ से गया था मेरे को तो उतना ही पता था मुझे। फिर किसी कोई मेरे बहुत प्रशंसक होंगे जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में वो थे, सेक्रेटरी थे और बहुत बड़े प्रशंसक रहे होंगे। उन्होंने वहां से मुझे फोन किया एक दिन कि ज्ञान जी अभी ऐसा मत लिखिए जो आपका अभी छपा है। तो एक शुक्रवार मैगजीन में मैंने तानाशाही के खिलाफ कुछ लिखा था और मोदी तब नए नए आए थे और तब मैंने लिखा था कि सावधान नीचे आग है, ऐसा कुछ छपा था। और वो संपादक ने, मैंने मोदी जी पर नहीं लिखा था, मैंने एक जनरल बताया था कि आप कैसे तानाशाह आदमी को तब्दील कर देते। नेहरू जी ने कहा था कि आप मुझे इतना प्यार मत करिए कि मैं तानाशाह हो जाऊं, ये नेहरू जी का कथन है। तो उससे लेके मैंने लिखा था कि आप आदमी को इतना प्यार दें और आदमी, तानाशाह भी मुस्कुराता है, तानाशाह भी गले मिलता है, तानाशाह बच्चों को उछालता है, तानाशाह बच्चों को चूमता है और वो तानाशाह होता है। तो आप इस पे मत जाइए, इन जेस्चर्स पे, कि वो तानाशाह नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा केयर करता है बच्चों की, बहुत प्यार करता है। तानाशाह इसके पर्दे के पीछे होता है। तो मैंने ये सावधान नीचे आगे करके लिखा। तो उसने क्या किया, शुक्रवार करके हिंदी में मैगजीन आती थी, विष्णु नागर थे उसके संपादक, उन्होंने उसमें जो फोटो चिपका दिया वो मोदी को जनरल की ऐसा बना के, कार्टून मोदी का फोटो, चेहरा मोदी का और कार्टून चारों तरफ जनरल का, और छाप दिया एज इफ दिस इज डायरेक्टेड ऑन हिम। और ये अक्टूबर में छापा, नवंबर में शायद ये सब चीजें प्रक्रियाओं से गुजरता है वो। तो उन्होंने कहा ये सर अभी कटिंग किसी ने भेज दी है यहाँ पे कि उनका नाम पद्मश्री के लिए जो हो रहा है, तो ये देखिए ऐसा लिख रहे हैं गवर्नमेंट के लिए ऐसा। तो मैंने कहा भाई साहब मैंने तो कभी सोचा नहीं इस तरह से, मुझे इस बात की थी नहीं कि मुझे पद्मश्री मिल रही है तो मुझे अब ऐसा लिखना पड़ेगा। पद्मश्री मिलने के लिए और पद्मश्री मिलने के बाद ये मैंने लिखा है और किसी ने अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने, हाँ ये मोदी जी के लिए नहीं लिखा, ये मैंने पक्का है, मैंने एक जनरल चीजें लिखी हैं और जो एक तानाशाह की होती है, अब कोई किसी से जोड़ के अपने हिसाब से देख सकता है। और मुझे ये ना कहें या तो अच्छा है कि मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं। आप बेहतर समझते हैं, आप मेरे प्रशंसक कह रहे हैं, आप हैं तो आप समझेंगे कि इस रचना को पढ़िए। तो लेकिन बस मैंने सर कहा कि ये लोग बहुत चालाक होते हैं और आपके हिंदी के लेखकों में नहीं किसी ने भेजा है किसी को इस रचना को, उन्हें पता चल गया होगा। तो चीजें छोटी छोटी इस तरह की होती रहती है। मेरे एक मामा जी थे, बहुत नाराज हो गए थे क्योंकि नेता थे और मैंने लिख दिया था ये देश शुक्ला जी का है। वो शुक्ला जी ही नाम था उनका, बस वो शुक्ला जी वर्ड से कि वो मिडिल ची थे, बीच में ट्रांसफर कराने के पैसे लेते थे, वो लोगों को ले लेके आते थे, काम करवाते थे। तो मैंने कहा था ये देश हमारा नहीं है, शुक्ला जी का है। आपको गलतफहमी कि आपका है, ये देश शुक्ला जी का है, वो चला रहे हैं इस देश को, आप तो किराएदार हैं इसमें। तो मैंने ऐसा करके लिखा तो तुमने कहा तुमने मेरे ऊपर लिख दिया। वो मेरे से 18-19 साल बात नहीं की, वो मेरे बहुत क्लोज थे, शादी में मिलते थे, मैं उनके पैर छूता था तो अलग हट जाते कि ये मेरे ऊपर लिखा गया है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, उससे आप सच कहना और वो नहीं बता, पिटे नहीं कभी, क्योंकि मैंने हमेशा व्यक्ति के को लेके कभी नहीं लिखा, मैंने प्रवृत्ति को लेकर, मैंने कभी किसी के नाम से कभी कुछ नहीं लिखा, मेरे मन ही नहीं आता, मैं उस प्रवृत्ति पे जाता हूँ। कभी प्रवृत्ति क्या है, राजनीतिक की प्रवृत्ति है तो उस पर लिखूंगा, बजाय के एक नेता के जो 4 दिन बाद इरेलीवेंट खुद हो जाने वाला है, तो आपका लेखन भी इरेलीवेंट हो जाएगा जो आपने उसको लेके लिखा है। तो वो आपकी रचना में अगर आगे दम रहनी है तो आप किसी का कैरिकेचर मत बनाइए, किसी व्यक्ति को लेके मत लिखिए। आप एक ह्यूमन, एक पॉलिटिशियन पे लिखना है तो आप एक पॉलिटिकल कैरेक्टर आपके मन में जरूर है, पर आप उसको लेके नहीं लिख सकते, आप उसकी उस प्रवृत्ति के खिलाफ लिख सकते हैं। तो फिर आपको और पढ़ते लिखते नहीं है कोई, इसलिए आपको कोई परेशानी मत करिए, है ना, कि कोई पढ़ेगा और बुरा मानेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना बुरा मानने के लिए, तो पढ़ेगी नहीं तो बुरा कैसे मानेगा। तो मत चिंता करिए कुछ नहीं होता, लिखिए आराम से जी। ठीक है जी। बारामासी में, अलीपुरा में भी देर आर इंस्टेंसेस है ना, जहाँ पर कास्ट को लेकर कुछ घटनाएं घट रही हैं, जी है जी ना। जी। घोड़ी जो शादी में घोड़ी लेकर हाँ, आया, हाथ पकड़ लिया तो ये उसकी लड़ाई हो गई। बुंदेलखंड में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त है हम्म। और कास्टिज्म बहुत ज्यादा अभी भी है। मेरे वो तीसरे नॉवल में भी आया है, दूसरे में भी आया है, तीसरे में तो बहुत ज्यादा आया है, अभी जो मैंने स्वांग लिखा है। और इसमें भी थोड़ा सा है कि वो जो लोअर कास्ट का आदमी घोड़ी लेके आता है और उसको पैसे भी नहीं देते, लतिया भी देते हैं और उसे गालियां भी देते हैं उसी नाम से। तो है वो जी। तो आप क्या पूछ रहे हैं उसके सिलसिले में जी? तो
किस तरह की मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर एक व्हेन वी टॉक अबाउट कास्ट, है ना, कास्ट पॉलिटिक्स या कास्ट की जब बात की जाए तो कुछ सीमाएं आ जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। हम जैसे आप हुए या हम हुए, हम तो दलित नहीं हैं, हम पिछड़ी जातियों से नहीं हैं, तो व्हाट इज इट दैट वी शुड थिंक अलोंग, जब हम कास्ट के बारे में लिखते हैं तो कौन सी बातों पर, कौन सी ये एक बहुत बड़ी बहस है, हिंदी में चली है। जो दलित लेखक, तथाकथित दलित लेखन एक था, जिन्होंने कहा है कि आपने खुद भोगा है या केवल आप संवेदनशील है। उसका एक बहस चली थी, मैं भूल रहा हूँ उसका एक पर्टिकुलर फ्रेज था कि मतलब स्वानुभूति है आपने खुद से या सहानुभूति है। तो स्वानुभूति है तो आप लिख सकते, वरना आप हम पे नहीं लिख सकते। लोगों ने प्रेमचंद पर आक्रमण किया कि प्रेमचंद ने जो दलितों पे लिखा है, उन्हें बाहर से खड़े होकर प्रेमचंद ने लिख दिया है, उन्हें दलितों की पता ही नहीं है। जबकि प्रेमचंद दलितों के लिए, लेखन के लिए भी जाने जाते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है उनको लेके, और उनकी संवेदनाओं को लेके, उनके बहुत सारी ठाकुर का कुआं से लेके और सदगति से लेके और पूस की एक रात को लेके, पूस की रात को लेके, सब जगह कैरेक्टर्स उनके दलित हैं और उनको लिखा है। पर उस पर बाकायदा कुछ बड़े दलित लेखकों ने कहा कि प्रेमचंद ने केवल मार्केटिंग करी अपनी ऐसा करके, और वो समझते ही नहीं थे सहानुभूति रखने से क्या होता है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि मुझे सुअर पे लिखना है तो मैं सुअर हो जाऊं, मैं नाली में लौट के देखूं पहले, फिर मैं कहूंगा कि मैं सुअर पे लिख सकता हूँ। ये इस तरह की बचकानी बात है। कितनी संवेदना, फिर नारी पे लिख ही नहीं सकता, नारी पे लिखने का अधिकार क्यों नारी का है? फिर केवल स्त्रियां अपने ऊपर लिखें, हम तो लिख ही नहीं सकते, हम तो स्त्री नहीं है। तो आप कैसे स्त्रियों के बारे में लिख रहे हैं भाई साहब? आपने स्त्रियों पर कैसे लिख दिया? जबकि मधु कांकरिया करके लेखिका हैं जिन्होंने बारामासी पढ़ के कहा था कि आपने बिन्नू को कैसे लिख सकते? हम समझ ही नहीं पाते आप बिन्नू को कैसे लिख सकते, इतनी कठिन उसकी मन में जाके कैसे आपने किया। तो मैंने उनसे कहा कि एक अच्छे लेखक का काम ही है परकाया प्रवेश की कला। आप उस काया में अगर प्रवेश कर सकते हैं, और ये मेरे दिया हुआ शब्द नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ शब्द है कि आपको परकाया प्रवेश की कला आती है, तभी आप उसमें उतर पाते हैं, और फिर आप डूब जाते हैं, फिर वही बन जाते हैं, फिर वही लिखते हैं, फिर आप उसी जैसा महसूस करते हैं। जब मैं पागल खाना लिख रहा था तो मैं 6 पागलों को एक साथ लिख रहा था, 6 पागलों की कथा है। तो मेरी वाइफ ने नोट किया कि तुम बहुत डिप्रेस से रहने लगे, तुम तो आजकल बहुत ही कुछ बदल रहे हो, क्या लिख रहे हो? तो आप परकाया प्रवेश में आप ऐसा बन जाते हो, उससे निकलते भी हो, पर आप नहीं निकल पाए तो कठिनाई होती है। तो आप में अगर परकाया प्रवेश करने की कला है, तो ये लेखक के तौर पे मेरा अधिकार है कि मैं दलितों पर भी लिख सकूं, उस कास्ट पॉलिटिक्स से के बारे में संवेदना से सोच सकूं और कह सकूं कुछ बात। वरना वो कहेंगे आप ब्राह्मण हैं। एक ने तो अभी कहा, एक ने लिखा है, मैंने पढ़ा कहीं, जिसमें उन्होंने लिखा कि देखिए आपने अभी स्वांग उपन्यास में लिखा कि आपने स्त्रियों की पिटाई की बात करी, उसमें है पटवारी की अपने पत्नी को पीटता है, और जो पंडित जी हैं एक जो चलाते हैं स्कूल, वो अपनी पत्नी पे गुस्सा तो होता, पीटने का मन करता, पर हिम्मत नहीं पड़ती उसकी, नहीं पीट पाता। तो उन्होंने कहा देखो पंडित जी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण लेखक ने क्या किया कि उसको तो दिखा दिया इतना कि वो पत्नी को नहीं पीट रहा, और ये यादव है तो दिखा दिया कि वो पीटता है। अब इस गहराई से इतनी टुच्ची बात हम नहीं सोच सकते जो उन्होंने उसमें निकाली। हम इस तरह नहीं सोचते लिखते हुए। वो था एक पटवारी का चरित्र बनाया था, और वो पीटने का कहीं मन में आया और उस पर लगा तो हुआ वो उस तरह से। तो लोग लेखन में राजनीति जब करने लगे तब इस तरह के प्रश्न ज्यादा आते कि आप कौन सा, जैसे दलित साहित्य केवल मेरी बपौती है, अब आप नहीं इसमें घुस सकते, ये मेरी बाउंड्री है, इस सीमा के अंदर मैं ही घुस सकता हूँ, मेरी ही जगह है। यू आर ट्रेस पासिंग द अथॉरिटी। जब आप ये वाली बात जब करने लगते हैं तो गलत होता है, वरना लेखक लेखक, और इसमें ऊंची जात छोटी जात नहीं, संवेदना है अगर आप में तो आप सबके बारे में लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? जी। हर कोई लिख सकता। वाल्मीकि थे, उन्होंने बहुत बड़ी जातियों के बारे में भी लिखा, तो ऐसा थोड़ी है कि वाल्मीकि थे तो रामचंद्र और जी और सबके बारे में लिखा, तो कैसे लिखा? तो सब लिख सकते हैं। मैनों की कहानी भी एक झोपड़ी में बैठ के कह सकता है। आप में वो संवेदना और दृष्टि होनी चाहिए देखने की। जी। आपने स्त्री साहित्य की बात की तो मुझे वर्जीनिया वुल्फ की बात याद आती है। वो कहते हैं कि लेखक को एंड्रोजिनस होना चाहिए, स्त्री या पुरुष नहीं होना चाहिए, दोनों करेक्ट, दोनों बिल्कुल, लेखक इसमें समाहित एग्जैक्टली। हैं। जी, जी।
हम अब कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं ज्ञान जी। जी बिल्कुल। मेरा आपसे आखिरी सवाल तो यही है कि अब आगे आप 70 साल के हो गए हैं और बिल्कुल सक्रिय हैं, इतना आप लगातार लिख रहे हैं। तो गलत काम आगे कर की रहे हैं, क्या याद दिला योजनाएं हैं? आगे की क्या के। योजनाएं हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। एक लेखक जितना ज्यादा मैच्योर होता है, वो पाठकों के लिए एक सेलिब्रेटरी बात होती है ना? तो आगे का आप क्या सोच रहे हैं? आगे की क्या मेरा एक योजना? उपन्यास मैंने अभी उसका तीसरा ड्राफ्ट खत्म किया है। वो बहुत, मैं सोचता हूँ मेरा सबसे अद्भुत उपन्यास होगा अभी तक का। और मैंने उसके करीब 400 पेज लिख दिए और तीसरा ड्राफ्ट भी कर डाला कंप्यूटर पर। वो है एक तानाशाह की प्रेम कथा। मैं 70 साल का हो गया और मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी प्रेम कथा लिखने की, कि मुझे लगता था मैं स्त्रियों को समझता नहीं हूँ उस तरह से कि मैं कोई प्रेम कथा लिख सकता। अब मैं लगता है कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं एक प्रेम कथा लिख सकता हूँ। तो मैंने प्रेम को बिल्कुल अलग एंगल से, बहुत ही अलग कोण से, और उसमें मैंने देश प्रेम भी जोड़ा, उसमें तानाशाही भी जोड़ी, और देश प्रेम और एक सामान्य प्रेम के बीच के डिफरेंस को लेके उसको बड़ा रूप दिया, देश से जोड़ा। तो एक अलग किस्म का उपन्यास है वो, और मुझे लगता है बहुत आपको मजा आएगा जब भी छपेगा। और सलीम यूसुफ जी जैसे कुछ लोग उसको अनुवाद करना चाहेंगे, वो बहुत बहुत ही अलग तरह का उपन्यास लिखा है। तो आपने जो कहा ना खांचा तोड़ना, मैंने स्वांग लिखा, स्वांग के बाद अब खांचा तोड़ के एकदम अलग चीज मैंने ये की है। अब इसको मैं अब लिखना शुरू करूंगा, दोबारा लास्ट ड्राफ्ट लिखूंगा, वो शायद मार्च तक पूरा होगा। मार्च में मैं प्रकाशक को दे दूंगा। फिर मेरे मन में 2 उपन्यास हैं अभी करने के। एक फिल्म स्क्रिप्ट अभी अभी करके मैंने दी है एक प्रोड्यूसर को, पूरी उनका केवल एक स्टोरी आइडिया छोटा सा था, मैंने पूरी स्क्रिप्ट बना के दी है। तो करता रहता हूँ, मतलब मैं ऐसा मानिए मैं दोपहर में सोता ही नहीं हूँ। आज ही पत्नी से लड़ाई हुई है कि तुम आराम तो करते नहीं और मेरी सुनते नहीं हो, तो क्या किया जाए तुम्हारा। तो वैसा है। तो पर मुझे मजा आता है, मैं थकता नहीं हूँ लिखने में और ये सब करने में। तो मुझे जो चीज आपको आनंद दे वो करना चाहिए। डॉक्टरी में आपको पैसा भी बहुत मिल सकता है। आप इस समय जब आपसे बात कर रहे हैं, इस समय मैंने अगर मरीज देखे होते, आप तो हमें एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं, पर मेरे को इस समय 5-6 हजार रुपए मैंने कमा चुका होता है 1 घंटे में, है ना। तो आप जीवन को कैसे देखते हैं? जीवन को नोटों में गिनते हैं या जीवन को आनंद में नापते हैं? ये आपके ऊपर है। तो जिस चीज में आनंद मिलता है, मैं नहीं कहता हर आदमी को लिखने में आनंद मिलेगा। आपको जिस चीज में, अगर मेरे को म्यूजिक सुनने में आनंद मिल रहा है तो करिए। अगर आपको पैसा कमाने में आनंद मिल रहा है तो आप पैसा कमाइए। पर आप अंततः अंततः ईश्वर आनंद है ना। ये हमारे वेद कहता है, ईश्वर की परिभाषा में, कि आप आनंद की खोज ही ईश्वर की खोज। आप आनंद चाहते हैं ना, और क्या चाहते हैं? आनंद मिल गया तो ईश्वर मिल गया। ईश्वर ईश्वर इसलिए परम आनंद कहलाता है, परमानंद। तो हम परम आनंद की खोज में हैं, हम ईश्वर की खोज में हैं। अब वो परम आनंद आपको किस रास्ते से मिलेगा? अगर लेखन के रास्ते से मिलता है तो वो करिए, अगर आपको कुछ और काम करके मिलता है तो वो भी करिए। तो हम परम आनंद की तलाश तो वो चल रहा है। तो उसी की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं, लिखते रहेंगे जब तक हमारा शरीर हमें साथ देगा, तो हम लिखेंगे। हम्म। बहुत हो बहुत सकता है शुभकामनाएं आपको। हो सकता है कि जब आप 70 साल के हो तब तक हम जिंदा और आपसे बात करें। हम ना मरम, ऐसा है ना। बढ़िया संसारा। बिल्कुल। चलिए। जी ज्ञान, नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी बात हुई आपसे। मजा आया, और मजा मुझे नहीं लगता कि आपका उपन्यास किसी पुरस्कार या किसी भी चीज की मोहताज है। ये अपने आप में जो कथा है वो अपने आप में भविष्य के साथ अपना संवाद करती रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत।